हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट एग्जाम। आप सभी का बेस्ट एग्जाम चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लाया हूं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 10 और 12 के बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, और वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ इस तरह के वाक्य मिलते हैं जिसमें कि आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस को अलग करना होता है, कुछ कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में चेंज करना होता है। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं आज यहाँ पे ज्वाइनिंग और स्प्लिटिंग भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ज्वाइनिंग और स्प्लिटिंग भी हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं, तो जिसकी वजह से आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तो जिससे अगर आप आसानी से सीख पाओगे, और बोर्ड के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप लोग को हमेशा बेस्ट एग्जाम चैनल पर जरूर मिल जाएंगे। और आगे वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ और देखते हैं आज का वीडियो, और सीखते हैं हाउ टू चेंज द टेंस इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। सबसे पहला काम जो होता है वो होता है हम लोग को सेंटेंस को समझना। तो मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन सेंटेंसेस से होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, और आज हम लोग का टॉपिक है कि कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आप लोग का बनता है, देखिए यहाँ पे कि एक सिंपल सेंटेंस में होता क्या है या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों को एक सेंटेंस दिया रहेगा, और उस सेंटेंस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो आप लोगों को दो तरह से मिलता है, जिसमें कि आप लोगों का सेंटेंस का मतलब जो होता है वो कुछ इस तरह से है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है जिसमें कि दो सिंपल सेंटेंस हो। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और उसके साथ में एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, जिन दोस्तों ने प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बारे में नहीं जाना है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के और भी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपका इसका PDF फाइल भी दे दूंगा, जिसमें कि आप लोग को सारे डिटेल मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है उसको बनाने का जो रूल्स होता है वो नाउन क्लॉज पर डिपेंड करता है, दूसरा है वो एडजेक्टिव पर डिपेंड करता है, और तीसरा जो है वो आप लोगों का एडवर्ब क्लॉज पर डिपेंड करता है। पहला नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा आप लोगों का आ जाता है एडवर्ब पर। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों को जब एक साथ रूल्स के हिसाब से फॉलो करेंगे तो ही हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का जो तरीका होगा बहुत ही ईजी होगा। मैं कोशिश करूँगा जितना ईजी करके आप लोग को समझाने सकूँ उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे ईजी करके समझा देता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक पॉइंट लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि रूल्स को चेंज करने का पहला पॉइंट है कि रूल्स ऑफ नाउन एंड क्लॉज का प्रयोग। हम लोग नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हो कि नाउन क्लॉज कैन बी यूज बाय 5 टाइप्स। कितने टाइप्स यूज करने के लिए बात कही गई है, 5 टाइप में चेंज करने की बात कही गई। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बता दें 5 प्रकार से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में भी दिया हुआ है, मैंने इसको तैयार किया हुआ है। तो इसको 5 प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। पहला आता है सब्जेक्ट टू वर्ब। किसी भी चीज़ को हम लोग सब्जेक्ट टू वर्ब के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। एक दिया गया है यू आर ए डॉक्टर। क्या दिया हुआ है, यू आर ए डॉक्टर, इट इज़ नॉन टू ऑल। ठीक है, आप एक डॉक्टर हो और ये सभी को पता है। ठीक है, आप एक डॉक्टर हो और ये बात सबको पता है। ठीक है, तो जब सबको पता है इसका मतलब कि आपके बारे में सबको पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट यू आर ए डॉक्टर एंड इट इज़ नॉन टू ऑल। ठीक है, इट इज़ को हटा देंगे, यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है इस रिलेटिव प्रोनाउन को ही हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस इट को हम लोग हटा देंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसी को हटा देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम लोग 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं, ये देखिए 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट को हम लोग पहले रखते हैं। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को रखा हुआ है डॉक्टर को, तो यू आर ए डॉक्टर इज़ नॉन टू ऑल, और ये सबके द्वारा जाना जाता है। इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट से लेकर के हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं और इस तरह से कंपाउंड बन रहा है। ठीक है,
वहीं आगे की बात करें तो नंबर 2 पॉइंट नंबर बी आ जाता है आप लोगों का ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब का मतलब होता है कि जब हम लोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है और उसको हम लोग चेंज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों का क्या आता है, वहाँ पे हम लोगों का आता है ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले अगर रखकर बनाते हैं तो एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। गौरव इज ए स्मार्ट बॉय। गौरव क्या है, एक स्मार्ट बॉय है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, गौरव इज ए स्मार्ट बॉय। एवरी टीचर नोज इट, और सभी टीचर को ये पता है कि गौरव क्या है, एक स्मार्ट बॉय है। ठीक है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो हम लोग का देखिए यहाँ पे क्या मिला है, एक टीचर जो है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया गया है। टीचर क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया गया है। तो टीचर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किए गए हैं तो इस टीचर का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, इस टीचर को ही ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जब चेंज करने के टाइम में हम लोग को बताया है कि टीचर नोज, टीचर को पता है, क्या पता है, दैट गौरव इज ए स्मार्ट बॉय। इसका मतलब कि बाद वाले सेंटेंस को पहले रखा गया और पहले वाले सेंटेंस को बाद में रखा गया और इसको जोड़ा गया किससे, तो दैट से जोड़ा गया। यहाँ पे देख लीजिए एक दैट सेंटेंस वर्ड है जो कि कंजंक्शन का काम करता है और इस दैट का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है। आप लोग इसको क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आशा करते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो कॉम्प्लीमेंटेड टू ए वर्ब। अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लीमेंट को करते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं, चेंज करने के टाइम में 2 सेंटेंस को जोड़ना है, तो इसका मतलब कि हमको क्या करना होगा, उसको जोड़ने के लिए कोई एक हम लोग को वर्ड लेना पड़ेगा जिससे कि हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, 2 सेंटेंसेस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 2 सेंटेंसेस का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है, वी टोल्ड यू यस्टरडे। ठीक है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन में क्या बताया गया है, वी टोल्ड यू यस्टरडे। ठीक है, यू मस्ट बी रिलाई ऑन इट। हम लोगों ने जो बात आपको कल बताई थी, आपको उसी पर ही बन के रहना होगा। यू मस्ट बी रिलाई ऑन व्हाट वी टोल्ड यू यस्टरडे। तो यहाँ पे देख लीजिए रिलाई ऑन का जो यूज किया गया है, ये रिलाई ऑन जो वर्ड है इसी के बारे में यहाँ पे बात कही गई है और ये ऑब्जेक्ट था और इसके साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। रिलाई ऑन एक तरह का फ्रेजल वर्ब होता है और इसका प्रयोग करके यहाँ पे व्हाट के सब्जेक्ट को यूज करके यहाँ पे बताया गया है सब्जेक्ट को लेकर के, यानी कि ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, अगर कॉम्प्लीमेंट वर्ब से लेकर के बनाया जाए, जो कि वर्ब क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे एक फील्ड क्या है, एक वर्ब है, इस वर्ब को लेकर के बनाना हो अगर, तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए द कनिका हैज़ फेल्ड इन एग्जामिनेशन। कहाँ पे फेल होती है, एग्जामिनेशन में फेल होती है। एंड द रीज़न इज़ हर केयरलेसनेस, और उसका रीज़न क्या है कि वो एक केयरलेसनेस का काम करती है, इसलिए वो फेल हो जाती है। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, द रीज़न ऑफ कनिकाज फेलर। ये देखिए यहाँ पे जो फेल वर्ड था इसको फेलर की तरह से यूज किया गया है इन द एग्जामिनेशन इज दैट शी इज़ अ केयरलेस। और वो कैसी है, क्योंकि वो केयरलेस थी, इसलिए यहाँ पे इनका रीज़न बनता है फेल होने का केयरलेसनेस। क्लियर हो गया आप लोगों को, आशा करते हैं। ठीक है, आगे की बात करें अगर, ठीक है, आगे बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके जूम को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे जो आप लोगों को बताया गया है केस ऑफ एपोजिशन। ठीक है, केस ऑफ एपोजिशन का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं आप लोगों को। केस ऑफ एपोजिशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी नाउन के बारे में उसका डिसीजन लेते हैं या नाउन के बारे में कोई घटना होती है तो उसे हम लोग एपोजिशन करते हैं, जिससे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड। ठीक है, इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई। द न्यूज़ इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। ठीक है, और ये एक आग की जैसे पूरी तरह से फैल गई थी पूरे वर्ल्ड में। तो इसका जो होगा तो न्यूज़ के लेकर के बनाया गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, न्यूज़ को लेकर के बनाया गया है। इसका मतलब कि हम लोग इसको न्यूज़ स्प्रेड ऑफ ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, तो न्यूज़ का जो प्रयोग किया गया है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे न्यूज़ के बारे में क्या बताया गया देख लीजिए आप लोग। इसको रेड ही रखता हूँ। ठीक है, तो न्यूज़ के बारे में जो बात कहा गया है क्या बोला गया, देखिए द न्यूज़ ऑफ दैट द इंदिरा गांधी वाज शॉट ऑन डेड।
ठीक है। और यहाँ पे एक कॉमा का प्रयोग किया गया, ध्यान से देखिएगा, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। और ये कैसा फैल गया, एक आग के जैसे, जंगली आग के जैसे पूरी तरह से फैल चुका था, ठीक है। अब आता है बात 2 नंबर रूल का प्रयोग करें तो एडजेक्टिव क्लॉज की तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करने का मतलब है कि किस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, इसको अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पर कहते हैं क्या, इफ इन द सेकेंड सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट द नाउन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर किसी नाउन के बारे में कुछ बोला गया है, ठीक है, नाउन के बारे में अगर कुछ बोला गया है तो उसको हम लोग समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। और द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, अगर सेकेंड सेंटेंस में जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उस क्लॉज में अगर फर्स्ट सेंटेंस के बारे में कुछ कहा गया है, मेक एडजेक्टिव ऑफ द सेकेंड सेंटेंस, और उस सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव बनाता है, तो हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। हिंदी में देखें अगर, तो यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो तो दूसरे वाक्य का एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं, ठीक है। दूसरे सेंटेंस को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको पहले बना लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है प्रणव ब्रॉट ए बुक, प्रणव ने क्या लाया, एक किताब लाया, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी बुक के बारे में बात की गई है, यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है, इसका ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और वो बुक कैसा था, इंटरेस्टिंग था, तो क्या कहेंगे, प्रणव ब्रॉट ए बुक विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक विच का प्रयोग किया गया है और ये विच सेंटेंस को क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। एक सेंटेंस को क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने एडजेक्टिव को चेंज करने का एक और रूल सीख लिया। आगे की बात करें तो आगे देख लीजिए, एक और सेपरेटेड सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें बोला गया है दिस इज ए टाउन, जहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, दिस इज द टाउन सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बोर्न। ये एक बताया गया है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म इसी शहर में हुआ था, तो क्या कहेंगे, दिस इज द टाउन वेयर, ठीक है। ये जो वेयर है ये इंडिकेट करता है एक सेंटेंस के इस टाउन के बारे में। ये किसका रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है, टाउन का। वेयर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बोर्न, ये भी सेंटेंस इसी तरह से होगा। तो हम लोग जब भी प्लेस का प्रयोग करते हैं तो वेयर का यूज करते हैं। इसके लिए मैं आप लोग को एक और पीडीएफ दे दूंगा जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से सेंटेंसेस का प्रयोग किस किस चीज़ों के लिए किया जाता है। थोड़े से अगर सेपरेट में मैं बताना चाहूँ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग इसको, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए एक और पेज दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को बोला गया कि कुछ नाउन के वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। हम लोग कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से वर्ड के लिए यूज करते हैं। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसी चीज़ को, तो बनाने के वक्त हम लोग क्या ध्यान देते हैं, हम लोग हु का यूज करते हैं। किसका, हु का यूज करते हैं किसके लिए, हु हो गया, विच हो गया, ठीक है, विच हो गया या दैट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उससे हम लोग कैसे यूज करते हैं। हु का प्रयोग जो किया जाता है उसका मेन मकसद होता है किसी भी नाउन के लिए, ठीक है, नाउन के लिए हम लोग यूज करते हैं हु का। क्लियर हो रहा है, नाउन के लिए हु का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कुत्ते को देखा, आई सॉ ए डॉग, क्या लिखेंगे, आई सॉ ए डॉग, फुल स्टॉप, हु was very hungry, ठीक है, I saw a dog who was very hungry। तो इसको अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हु का यूज किया गया है और हु रिलेट करता है किसको, डॉग को। तो इस तरह से जो नाउन के वर्ड होते हैं उसको हम लोग इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। क्लियर हुआ। अगर विच का बात करें तो विच क्या होता है, देख लीजिए। विच का मतलब होता है कि हम लोग जब विच का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग सेंटेंस को हाउ विच से प्रयोग करें, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को हु के बारे में बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, हु का यूज कैसे किया जाता है। अब अगर विच की बात करें तो विच का जो वर्ड होता है वो क्यों यूज किया जाता है। विच का मतलब होता है कि जब भी हम लोग किसी नाउन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं।
नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब है कि जब भी हम लोग को सेंटेंस में कोई नॉन लिविंग थिंग्स मिलता है तो हम लोग विच का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई गेव ए बुक जैसे रोहित गेव मी ए बुक, ठीक है। फिर बोलेंगे क्या, द बुक वाज टॉर्न अप, ठीक है। रोहित ने मुझे एक किताब दिया और वो किताब कैसा था, फटा हुआ था। इसको अगर हम लोग एक सेंटेंस में कंबाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो सेपरेट सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे ये एक है और यहाँ पे ये दो है, ठीक है। ये एक है, ये दो है, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रोहित गेव मी अ बुक विच वाज, क्या बोलेंगे इसको, विच वाज टॉर्न्ड अप, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विच वाज टॉर्न्ड अप। समझ गए आप लोग, आशा करते समझ में आ गया होगा। तो अब मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया विच और वेयर का प्रयोग। वेयर का प्रयोग एक्चुअली हम लोग प्लेस के लिए करते हैं। जब भी हम लोग वेयर का यूज करते हैं तो ये हमेशा डिनोट करता है किसी प्लेस को, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं तो किसको डिनोट करता है, किसी एक प्लेस को डिनोट करता है। वहीं अगर आगे की बात करें तो देख लीजिए आप लोग से किस तरह से चेंज किया गया है। हम लोग अब इसके आगे की बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ए मैन केम टू मी यस्टरडे ही वाज ब्लाइंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही किसको रिलेट कर रहा है, इसी आदमी को रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो क्या करेंगे, अभी मैंने बता दिया कि पर्सन होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हु करेंगे। ए मैन केम टू मी यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, वेरी क्लियर, आसानी से चीज़ है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए शी वाज वीपिंग फॉर रीजन, सम रीज़न, उसके वो रो रही है कोई रीज़न की वजह से। क्या रीज़न था, एवरीवन न्यू दैट रीज़न, सबको इस रीज़न के बारे में पता था। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेकर के बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या था, रीज़न पहले लेना होगा। एवरीवन न्यू द रीज़न, ठीक है, वाई शी वाज वीपिंग, समझ गए। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग किसी एडजेक्टिव क्लॉज फॉर्म को यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब इट शुड बी प्लेस्ड नियर बाय द वर्ड विच इज गोइंग टू बी एट्रीब्यूटेड। यहाँ पे हमेशा हम लोग को याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो किसी भी क्लॉज के रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, हुज, व्हाट, विच, हुम, ये इन सभी शब्दों के लिए कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा और मिलेगा वाई, व्हेन, वेयर, नाउ, हाउ से बनता है। तो इन शब्दों को जिसका विशेषता प्रकट होती है की जा रही है उसके पास ही रखना पड़ता है। जैसे हम बोले बुक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज कर लिया था, विच का प्रयोग किए थे, ठीक है ना। यहाँ आप लोग तुरंत देख लो, ये टाउन रिलेट कर रहा है इसको, यहाँ पे वाई किसको रिलेट कर रहा है, रीजन को, यहाँ पे सम रीजन के बारे में बोला है, हु किसको रिलेट करता है, उस ब्लाइंड आदमी को रिलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लाइंड आदमी को रिलेट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रूल नंबर 2 पढ़ लिया। अब अगर मैं बात करूँ रूल नंबर 3 की, तो रूल नंबर 3 में आप लोग देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है। रूल नंबर 3 में दिया हुआ है कि किसी भी एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम एडवर्ब क्लॉज वी नीड टू यूज द डिफरेंट कंजंक्शन। हम लोग को अलग अलग कंजंक्शन की ज़रूरत होती है और एक एक कंजंक्शन के प्रयोग से मैं इसको बताने वाला हूँ कि कैसे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, एडवर्ब क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1 दिया है शोइंग द टाइम। अब देखिए किसी भी समय को दिखाने वाला जो वर्ड होगा उसमें हम लोग कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, साइंस, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज लॉन्ग एज, टिल, अनटिल, ठीक है। इन सभी वर्डों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है। इन सभी वर्डों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एज सुन एज हो गया आप लोग का, एज लॉन्ग एज हो गया, टिल अनटिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सी वेटेड फॉर हर फादर, सी वेटेड टिल हिज अराइवल। ठीक है, यहाँ पे एक टिल वर्ड मिला हम लोगों को, अब वो कब तक इंतजार की, जब तक इसके पिताजी ना आ जाए। तो इसको अगर एक साथ करते हैं, सी वेटेड फॉर हर फादर टिल ही अराइव। ठीक है, तो यहाँ पे ही हिज अराइव को क्या किया गया, ही अराइव कर दिया गया, और ही किसको रिलेट कर रहा है, इसके पिताजी को रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अब आता है समय, यानी कि प्लेस। प्लेस के बारे में बोला गया है, और प्लेस को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया, वेयर आता है। ठीक है, टाइम के लिए ये सब कंजंक्शन आते हैं, वहीं इसके लिए क्या आता है, मेन क्लॉज आता है, वेयर और वेनेवर। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद वेंट टू मेनी प्लेसेस, कहाँ कहाँ गए थे, वो बहुत जगह घूमे हुए थे। ही वाज वेलकम एवरीवेयर, और उनको हर जगह ही स्वागत किया जाता था। तो क्या कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद वाज वेलकम वेयर ही वेंट। ठीक है, वेयर मतलब कहीं भी, वो कहीं भी जाते थे तो उनका क्या किया जाता था, स्वागत किया जाता था। इस तरह से हम लोग जब भी प्लेस, कोई भी प्लेस का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को इन चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, तो ये प्लेस यानी कि वेनेवर का प्रयोग करते हैं, एवरीवेयर या वेनेवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट की बात करें अगर पॉइंट नंबर 3 की, तो आता है शोइंग द रीज़न। ठीक है, किसी भी प्रकार के रीज़न को बताता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कारण, तो मेन कंजंक्शन क्या आता है, बिकॉज आता है, एज आता है, सिंस आता है। ठीक है, सिंस बिकॉज एज, इसका मतलब कि कोई रीज़न जरूर दिखाएगा। आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल बिकॉज द स्कूल, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो क्या बोलेगा, आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इरिटेटिंग देयर, या हमको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरह से बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं, एज का यूज़ कर सकते हैं, सिंस का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम लोग कैसे यूज़ कर, ठीक है, पैसेंजर्स पुश्ड वन अनदर, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, क्यों, और वे सभी कहाँ जाना चाहते थे, कंपार्टमेंट के अंदर। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, क्योंकि वे लोग अंदर जाना चाहते थे। पैसेंजर पुश्ड वन अनदर बिकॉज, यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया गया बिकॉज का, बिकॉज दे वांटेड टू एंटर इन द कंपार्टमेंट। ये वाला सेंटेंस जो है इसके रीजन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब देख लीजिए आगे क्या आता है, आगे आता है आप लोगों का पॉइंट नंबर 4। ठीक है, शर्त यानी कंडीशन। कंडीशंस के क्या आते हैं, कंडीशन जो आता है वो आता है आप लोगों का एक ही किसी की तरह से कौन कौन से कॉन्सेप्ट से यूज। देखिए, इफ, अनलेस, इन केस। इफ मतलब होता है अगर, ठीक है, अनलेस का मतलब होता है तब तक, तब तक। ठीक है, इन केस का मतलब होता है अगर ऐसा हुआ तो, अगर हुआ तो। ठीक है, इन केस का मतलब ये होता है। तो अगर इन सभी चीज़ों का यूज करें हम, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं कि इसका प्रयोग करने के लिए हम लोगों को इन सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। और इन सभी रूल्स को फॉलो करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग इफ, अनलेस, इन केस का यूज करेंगे। वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, कहने का मतलब है कि हार्ड वर्क कीजिए तब आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो कहेंगे क्या, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। बहुत क्लियर है, ये आसानी से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख लिए सक्सेस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं। तो अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप सक्सेस पा जाओगे, यहाँ पे ये बात बोली गई है। सेकेंड की बात करें, तुलना। तुलना मतलब होता है किसी भी चीज़ के क्या कहते हैं उसको, कंपेरिजन करना। ठीक है, अनलेस का बात अगर करें तो अनलेस हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने एक लाइन पढ़ा ही होगा जिसमें दिया हुआ था, अनलेस यू प्रॉमिस यू आर गोइंग टू डाई। ठीक है ना, देख लीजिए, मैं जैसे इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि यू कैन कैच द ट्रेन अनलेस यू, अनलेस, यहाँ पे अनलेस का जो प्रयोग किया गया है, इस अनलेस के यूज से ही हम लोग समझ पाते हैं कि अगर अनलेस मतलब जब तक आप तेज़ नहीं चलोगे आप ट्रेन को पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है, इस तरह से इसको आप लोग समझ सकते हो कि अनलेस का प्रयोग किया गया है, और इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एज सो एज देन सो। ठीक है, हम लोग जैसे देखते हैं किसी सेंटेंस में बड़ा सा सेंटेंस बनाया जाता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिग्री का यूज किया जाता है। देख लीजिए, मोहन इज इंटेलिजेंट, सोहन इज इक्वली इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा डिग्री वाला पोर्शन आ गया आप लोग का, डिग्री वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, डिग्री में जिस तरह से 3 डिग्रियाँ होती हैं उसी तरह से यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को प्रयोग करके डिग्री की तरह से चेंज करते हैं। जैसे मोहन इज इंटेलिजेंट,
मोहन क्या है, इंटेलिजेंट है, और इक्वली सोहन भी इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे एज का यूज़ कर देंगे, एज का, ठीक है। तो सोहन इज़ एज इंटेलिजेंट एज मोहन, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें अंतर का, अगर दो चीज़ों के बीच में अंतर की बात करें, ऐसे यहाँ पे देन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री में हम लोग देन भी देखे हैं। जैसे मान लीजिए इसी को हम लोग देन से बनाएं तो क्या होगा, मोहन इज़ इंटेलिजेंट, सोहन इज़ नॉट इंटेलिजेंट। तो क्या कर सकते हैं, मोहन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, ठीक है। जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग देन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर अंतर की बात करें, यहाँ पे बोला गया है कंट्रास्ट, दो चीज़ों के बीच में अगर हम लोग कंट्रास्ट करते हैं, इवन इफ का, दो का, ऑल दो का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सी इज़ पुअर, सी इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, ऑल दो सी इज़ पुअर, जबकि वो गरीब है, सी इज़ ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि परिणाम क्या होता है, मेन कंजक्शन हम लोग यूज करते हैं सो के हिसाब से, ठीक है। इन द कॉज ऑफ द सेकेंड क्लॉज, जब हम लोग किसी सेकेंड क्लॉज को दिखाते हैं तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको समझ लिए हैं और इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। आज आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये सब्सक्राइब आप लोगों के हाथ में है, जितना ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा हमें उतनी खुशी मिलेंगी। और इतने आप लोग यहाँ पे हमारा चैनल देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए आप लोग इस ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतना देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे की वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा और चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आगे के अपडेट भी आप लोग को मिलते रहें। मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए ऐसे लाइव क्लासेस लाने वाला हूँ, जिसमें आप लोग को सारे टॉपिक्स को डिस्कस करके बता दूंगा। तो आज के अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए दिस इज़ दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।